हेलो माय डियर 12th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं परावर्तन। ओके, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपने जो पहली क्लास है वह देखी है जिसमें कि हमने परावर्तन डिस्कस किया था समतल दर्पण द्वारा। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम पहले थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो कुछ संबंधित जो पद हैं या जो उसके टर्म्स हैं, परिभाषाएं हैं कुछ, वह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है और फिर हम मूव ऑन करेंगे कुछ एक डेरिवेशंस पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण के प्रकार लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि बनता कैसे है। तो इसको बनाने के लिए एक गोले का हम यूज करते हैं। ये जो गोला है ये एक खोखला गोला है, अंदर से ये खाली है, खोखला है। और इस खोखले गोले को अगर इसका एक हिस्सा कट कर लिया जाए इस प्रकार से, तो एक इसका जो हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से को हमने कट करके अलग कर लिया। अब ये सिंपल अभी कांच है। इस कांच को हम दर्पण में बदलना अगर चाहते हैं तो हमें इस पर कलई करना होगा। कलई में मैंने आपको बताया था कि कलई हम कैसे करते हैं। इसके एक पृष्ठ पर हम सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं, फिर उसको हम किसी भी कलर का पेंट उस पर कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कलई करना। अब कलई करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम बाहर वाले इस पार्ट पे कलई कर सकते हैं या फिर हम अंदर वाले पार्ट पे कलई कर सकते हैं। तो अगर हम, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अगर हम बाहर वाले पार्ट पर कलई करते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। जो परावर्तन होगा प्रकाश किरणों का वह अंदर वाले आंतरिक तल से होगा। तो जब परावर्तन आंतरिक तल से होता है तो इस वाले गोलीय दर्पण को हम अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। और अगर हम कलई आंतरिक तल पे करते हैं तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा वह बाहर वाला पृष्ठ होगा। इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये गोलीय उत्तल दर्पण होगा, है ना। अब इन दोनों दर्पणों के बारे में हमने जान लिया कि गोलीय दर्पण। तो आइए अब हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण की कुछ टर्म्स जो हैं गोलीय दर्पण से संबंधित, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ सिंपल परिभाषाएं हैं जो ऑलरेडी आपको पता भी होगी 10th क्लास से, और अगर नहीं आपको पता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये वाला हमारा गोलीय दर्पण है तो इस गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जो दूसरा गोलीय दर्पण है हमारा, ये वाला गोलीय दर्पण अगर इस प्रकार से है, जो कलई है वो अगर आंतरिक तल पर की गई है तो इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और दोनों ही दर्पण में अगर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ध्रुव के बारे में, तो जो ध्रुव होता है ये क्या होता है, जो आपका दर्पण है उसका मध्य बिंदु, मतलब दर्पण का वह केंद्र जो दर्पण को दो बराबर हिस्सों में विभक्त करता है। तो ये हो जाएगा दर्पण का केंद्र बिंदु या फिर मध्य बिंदु, ठीक है। तो दर्पण का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु। अब यहाँ पर इसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब हम अगली जो डेफिनेशन है वो हम देखने वाले हैं। दोनों में ही ये जो केंद्र बिंदु होगा इसे हम ध्रुव कहेंगे, उत्तल में भी और अवतल में भी। अब हम अगला जो देखने वाले हैं यहाँ पर वो है हमारे पास में वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो अभी हमने जैसा कि देखा कि ये जो दर्पण है इसको बनाने के लिए हमने इसे किसी गोले से कट किया था, है ना, गोले से निकाला था। तो ये जिस गोले का ये हिस्सा है उस गोले को अगर हम पूरा ऐसे बनाएं तो ये इस गोले से हमने इसको सेपरेट किया है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले के केंद्र को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो हम यहाँ पर इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे
सी से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी अगर हम देखें तो इसके गोले को अगर पूर्ण किया जाए तो इस प्रकार से इसका गोला होगा। तो इस गोले का भी कहीं पर केंद्र होगा, यहाँ कहीं, तो इस केंद्र को हम इसका वक्रता केंद्र कहेंगे। तो दोनों परिभाषाएं हमने यहाँ पर देखी। अगली जो डेफिनेशन हमको देखनी है वह देखनी है वक्रता त्रिज्या की। अब वक्रता त्रिज्या क्या है? तो त्रिज्या किसी भी वृत्त में त्रिज्या क्या होती है? उसके केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर केंद्र ये है C और एक बिंदु ये P, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो दूरी है इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो दर्पण है जिस गोले का हिस्सा है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। या फिर इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भी अगर हम देखें तो ये P से C तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कैपिटल R से हम इसे प्रदर्शित करेंगे, दोनों में ही अगर आप देख सकते हैं। अब अगली जो हमें परिभाषा देखनी है वह है ना, मुख्य अक्ष के बारे में। तो जल्दी से आप इसको या तो नोट कर लें, है ना, और इसको हम हटा करके अब अगली परिभाषा देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मुख्य अक्ष की परिभाषा, तो मुख्य अक्ष में क्या होता है? आपके सामने ये जो ध्रुव है और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला करके ये जो रेखा जो इन दोनों बिंदुओं से निकल के गुजर के जा रही है, तो इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष जो है इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है, जैसे यहाँ भी आप देखेंगे तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को हम इस तरह से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अगली जो परिभाषा है वह हमें देखनी है द्वारक की, है ना। इन परिभाषाओं को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, बहुत ज़्यादा समझने जैसा नहीं है इसमें। तो यहाँ पर द्वारक क्या होता है? तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, पहले इसे हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ये कोई वृत्त है। तो इस वृत्त में ये केंद्र है और इस केंद्र से होकर जाने वाली ये जो रेखा होती है जो कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, इसे हम कहते हैं व्यास। इस तरह से ही व्यास होता है। अब ऐसे ही अगर मैं आपके सामने एक अवतल दर्पण बना रहा हूँ ऐसा, तो यहाँ पर इस अवतल दर्पण का लास्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट, और दूसरा एंड पॉइंट ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये है, इसका व्यास कहलाएगी, इतने से हिस्से का। ऐसे ही इसमें अगर देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लाइन होगी इसको इसका व्यास कहेंगे। तो दोनों ही केस में ये जो दूरी है ना, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? इसका व्यास। और ये जो व्यास होता है, इस व्यास को कहा जाता है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का जो द्वारक होता है वह क्या होता है? दर्पण का व्यास जो होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। या आप द्वारक को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जितने जितने एरिया में लाइट आ सकती है, जो उसका परावर्तक पृष्ठ है, जितना जितना खुला हुआ है, देखो अगर ये इस तरह से दर्पण है हमारा अवतल दर्पण, तो जो लाइट है, प्रकाश किरणें हैं, वो इस एरिया में आ सकती है ओनली, है ना। और कोई लाइट अगर इधर आती है तो वो तो सीधे चली जाएगी, इधर आती है तो भी सीधे चली जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, इस दूरी में ही केवल प्रकाश किरणें जो हैं आ सकती हैं, और इस दूरी पर अगर आती हैं तो आकर के वह परावर्तित भी होंगी। तो परावर्तन केवल इतनी ही दूरी से संभव है। इस दूरी को हम द्वारक कहते हैं,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगली जो परिभाषा हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगली परिभाषा हम देखेंगे फोकस के बारे में। तो इसको हम यहाँ से हटा करके अब फोकस के बारे में देखेंगे। फोकस क्या होता है, तो इसको मैं यहाँ पर, इसको भी यहाँ से हटा करके फोकस को मैं आपको सेपरेट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपके सामने का अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हम ध्रुव को देख चुके हैं, ध्रुव यहाँ होता है, केंद्र जो होता है वक्रता केंद्र यहाँ होता है। इस दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, है ना। और ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो यहाँ पर हमने कल भी जो लास्ट क्लास थी उसमें देखा था कि आपके जो परावर्तन का नियम होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण आती है आपतित प्रकाश किरण, तो वह आपतित प्रकाश किरण आपतन कोण बनाती है और जो रिटर्न जो वापस लौटती है वह परावर्तन कोण बनाती है, और दोनों ही कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये जो केंद्र बिंदु होता है, अब यहाँ देखिएगा, ये जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं जो दर्पण के साथ 90 डिग्री समकोण जो बनाता है, उस लाइन को हम कहते हैं अभिलंब। इस लाइन को हम अभिलंब कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जो भी गोलीय दर्पण होते हैं उसमें अभिलंब हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, अगर कोई गोलीय दर्पण है, मतलब एक वृत्त के शेप में है ना, या ये जैसे इस तरह से है, तो इसमें जब भी हम कोई अभिलंब बनाने की कोशिश करेंगे, अभिलंब क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। समतल दर्पण में ये बहुत आसानी से बन जाता है ना, क्योंकि दर्पण प्लेन है, हम एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा अभिलंब का काम करता है। यहाँ अभिलंब कौन होगा, तो देखिए आपको याद रखना है, किसी भी वृत्त में उसका जो केंद्र होता है, केंद्र से जो लाइन होती है जो परिधि को मिलाती है, इसे हम कहते हैं त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या है ये हमेशा परिधि के लंबवत होती है। यह हमने कक्षा 10 में सिद्ध भी किया है, ये एक प्रमेय है, और हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वह हमेशा परिधि के लंबवत होती है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि अगर ये गोला, अगर इसको आप पूरा गोला माने या सर्कल मानते हैं, तो ये केंद्र है। इस केंद्र को अगर मैं यहाँ पे मिलाता हूँ इस पॉइंट पर, तो ये जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाएगी। और अगर ये त्रिज्या है तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, परिधि पर लंबवत होती है। तो ये लंबवत रेखा हो गई, और अगर ये लंबवत रेखा है तो फिर ये अभिलंब का काम करेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास कोई गोलीय दर्पण है तो आपको क्या करना है, अभिलंब कौन होगा, अभिलंब का काम कौन करेगा, जो भी त्रिज्या होगी। त्रिज्या कौन सी होगी, जो केंद्र से आ रही होगी जो लाइन, तो उसको हम त्रिज्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वक्रता केंद्र है उससे होकर आने वाली जो रेखा होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ ये जो कोण बन रहा है ये आपतित किरण, ये अभिलंब है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। और यहाँ जो कोण बनेगा इस तरह से ये टकरा करके जब वापस आएगी तो ये जो कोण होगा ये परावर्तित जब होगी तो परावर्तन कोण बनेगा यहाँ पर, और ये प्रकाश किरण ऐसे आकर के ऐसे चली जाती है। इसी प्रकार अगर एक और प्रकाश किरण आपके सामने आती है, ये भी आपके मुख्य अक्ष के समांतर है, इसमें भी सेम यही इसी तरह से रूल होगा। इसका जो अभिलंब होगा वो इस तरह से होगा, केंद्र से आने वाली जो लाइन होगी। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रकाश किरण है यहाँ से टकरा के ऐसे लौट जाएगी। तो अब आप देखते हैं इस तरीके से, तो ये इसकी जो परावर्तित किरण है वो ये है, इसकी परावर्तित किरण यहाँ पर है। ऐसे ही आप और भी अगर परावर्तित किरणें बनाते हैं, और भी किरण आप आपतित करवाते हैं, अगर यहाँ पे मैंने 2 किरणें आपतित करवाई हैं, अगर इससे ज़्यादा किरणें आप आपतित करवाते हैं तो वह सभी किरणें परावर्तन के बाद यहीं इसी बिंदु से गुजरेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये एक ही बिंदु है जिससे कि सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात गुजरेगी। इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। तो फोकस क्या होता है, फिर से हम देख लें। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई प्रकाश किरण, मैं एक डायग्राम साइड से फिर से बना लेता हूँ,
ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में यहाँ ध्रुव है, यहाँ केंद्र है। ये एक प्रकाश किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। परावर्तन के बाद ये ऐसे जाती है, इस दिशा में चली जाएगी, टकरा कर वापस लौटेगी। ऐसे ही एक और प्रकाश किरण है जो कि मुख्य अक्ष के ही समांतर आ रही है, ये भी है ना। इसको मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये आपको इसको अलग कलर से हम बना लेते हैं, आपको समझ आएगा अलग से। तो ये भी एक और प्रकाश किरण है जो कि समांतर आपतित हो रही है, लेकिन जब ये परावर्तन के बाद जाएगी तो ये इस बिंदु से होकर गुजर रही है, और ये जो परिवर्तित किरण है ये भी इसी बिंदु से होकर गुजर रही है। और भी प्रकाश किरण अगर हम आपतित करवाते हैं तो वह सभी प्रकाश किरण परावर्तन के बाद इसी बिंदु से गुजरेंगी। इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। तो फोकस की जो परिभाषा होगी, सिंपल सी परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं वह परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण है हमारा। अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, मैं परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। फोकस बिंदु जो होता है, फोकस बिंदु की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं, ठीक है, उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। तो ये परिभाषा हुई है अवतल दर्पण के लिए। अब अगर आप इसी परिभाषा को, फोकस की परिभाषा को उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं तो थोड़ा सा बदलाव इसमें हमको करना होगा। देखेंगे क्या बदलाव होता है। देखिए, उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण इस प्रकार बनेगा। ये पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ पर ये है ध्रुव और ये है इसका वक्रता केंद्र। यहाँ जो प्रकाश किरण आ रही है, ये देखिए, ये जो रेखा है जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाकर के बनी है, इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। और ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। अतः ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, तो इसका जब परावर्तन होगा तो ये इस दिशा में होगा। जब भी कोई प्रकाश किरण, क्योंकि आपको पता है कि ये दर्पण है तो आकर के टकरा के यहीं से लौट जाएगी, दूसरी साइड नहीं जा सकती यहाँ पर। ऐसे ही ये प्रकाश किरण यहाँ आएगी, टकरा करके वापस लौट जाएगी। एक प्रकाश किरण और है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है लेकिन टकरा करके इस दिशा में लौट जाती है। एक प्रकाश किरण यह है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है लेकिन इस दिशा में लौट जाती है। अब अगर आप देखें इन सभी प्रकाश किरणों को, तो इस केस में, अवतल वाले केस में, तो ये सभी एक ही बिंदु से होकर गुजर रही थी या एक ही बिंदु पे आप बोल सकते हैं मिल रही थी। लेकिन यहाँ इसमें आप देख लो, कहीं पर भी ये मिल नहीं रही है ना, तो किसी एक बिंदु पर ये नहीं मिल रही हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक बिंदु पर नहीं मिल रही हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम बैक साइड पे, इसको अगर हम पीछे साइड पे बढ़ाते हैं, तो इसको मैं पीछे साइड बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये इस तरह से इसको पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे हम बढ़ा देंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसको भी हम इस तरह से बैक साइड पे बढ़ा देंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे। तो ये सभी जो रेखाएं हैं, जो किरणें हैं, आगे तो कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन जब आप इनको बैक साइड पर बढ़ा करके देखेंगे तो ये सभी इस बिंदु पर मिलेगी। इस बिंदु को हम फोकस कहेंगे। लेकिन आप इसको ध्यान से देखें तो ये इस बिंदु पर मिल नहीं रही है, हमने उसको पीछे बढ़ा करके मिलाया है। एक्चुअल में जो भी प्रकाश किरणें हैं कभी भी यहाँ तक पहुँची ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आकर के यहीं से रिटर्न हो गई है। तो फिर क्या होता है, ये इस बिंदु पर हमको मिलती हुई दिख रही है, मिल नहीं रही है। तो अवतल दर्पण में तो क्या होता है, प्रकाश किरणें एक्चुअल में, वास्तविकता में एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम फोकस कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में जब आप फोकस की परिभाषा लिखेंगे उत्तल दर्पण में, तो आप ये लिखेंगे
जैसे अवतल दर्पण में आप कहते थे जिस बिंदु से गुजरती हैं, आप ये बोलते थे, इसकी जगह उत्तल दर्पण में बोलेंगे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे हम फोकस कहेंगे, उसे हम फोकस कहेंगे। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। बाकी परिभाषा सेम रहेगी। बाकी परिभाषा मतलब क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, ये जो लाइन थी जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसकी जगह हम बोल देंगे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, हमें फील होता है कि वो उस बिंदु से आ रही है, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं और उत्तल दर्पण के केस में है। तो ये हो गया फोकस की परिभाषा। आगे हमको देखना है फोकस दूरी। तो देखो फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो सिंपल है, ध्रुव और फोकस इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी है, तो ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। तो ध्रुव से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है, हम फोकस को हम लिखते हैं, फोकस बिंदु जो है ना ये, इसको हम लिखते हैं कैपिटल F से, लेकिन फोकस दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल f से। ऐसे ही इसका जो फोकस है ये कैपिटल F है और इसमें भी परिभाषा क्या होगी, ध्रुव से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी परिभाषाएं कंप्लीट हुई। एक परिभाषा और हम यहाँ पर देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं, इसको हटाते हैं, एक परिभाषा और बन सकती है जिसको हम कहते हैं फोकस तल। तो अब फोकस तल क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके सामने इस प्रकार से ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ इसका वक्रता केंद्र है। तो ये जो फोकस है, इस फोकस से होकर गुजरने वाले तल को, तो तल क्या होगा, जैसे कोई बिंदु है, उस बिंदु से होकर गुजरने वाला जो तल होता है, समतल होता है, उसे हम कहते हैं फोकस तल, ठीक है। इसी तरह से इसमें अगर आप देखेंगे उत्तल दर्पण में, तो यहाँ पर पोल यहाँ होगा ध्रुव, यहाँ फोकस होगा, यहाँ केंद्र होगा। तो इसका जो दर्पण होगा, इसका जो तल होगा, जो फोकस से गुजर रहा होगा, इसे हम यहाँ पर फोकस तल कहेंगे। अब हमें यहाँ तक हमने जो बेसिक डेफिनेशन थी गोलीय दर्पण से संबंधित, उन्हें हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पर कुछ नियम देखने वाले हैं जो कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपको यहाँ पर हेडिंग में लिख रहा हूँ, हेडिंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो यहाँ पर आपको देखना है ना, 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट यहाँ पर कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद हमेशा इस फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। पहला पॉइंट, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह हमेशा फोकस से होकर परावर्तित होगी। लेकिन ये अवतल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा
कि अगर कोई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष ये है, इसका फोकस यहाँ होगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है तो ये इधर आगे तो जा नहीं सकती, फोकस से गुजरने के लिए फोकस से होकर नहीं गुजर सकती जैसे कि इसमें गुजरती है। तो फिर ये कहाँ जाएगी? तो ये जाएगी इस फोकस की दिशा में, मतलब रिटर्न तो ये होगी लेकिन फोकस से नहीं जा सकती, तो ये फोकस की दिशा में रिटर्न होती है। तो ये फोकस की दिशा ये है, देखिए ये जो दिशा है ये फोकस की दिशा है, इस दिशा में ये रिटर्न हो जाती है। अगर एक प्रकाश किरण और आपतित करवाई हमने समांतर, तो ये भी इस दिशा में फोकस की दिशा में रिटर्न हो जाएगी। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती है, फोकस की दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है, याद रहेगा, इसको मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ। आगे देखेंगे सेकेंड पॉइंट, इसका अपोजिट, इसका रिवर्स पॉइंट है। अब यदि प्रकाश किरण फोकस से आती है, से आपतित होती है, फोकस से आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, के समांतर हो जाती है। देखें इसको किस तरह से, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर केंद्र है। अब अगर कोई प्रकाश किरण इस फोकस से होकर आपतित होती है, मतलब कि फोकस से होकर आती है और आकर के इस दर्पण पे आकर टकराती है, तो जब ये रिटर्न होगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये परावर्तित होती है। ये दूसरा पॉइंट है। इसमें क्या होगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, तो अब आपको पता है फोकस से तो आ नहीं सकती क्योंकि उधर साइड फोकस दूसरी साइड पर है, उधर से नहीं आ सकती। तो क्या होगा, फोकस की जो दिशा में आती है, इसमें क्या होगा, ये प्रकाश किरण अगर ऐसे आ रही है, इसका मतलब ये फोकस की दिशा में आगे चल के फोकस है, फोकस की दिशा है, तो फोकस की दिशा में अगर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के बाद। दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कैसे, अगर ये आपका अवतल दर्पण है, इसमें ये ध्रुव है, ये फोकस यहाँ कहीं पे है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, ये वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, ठीक है। तो अब आपको मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र से आने वाली जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब की दिशा में आ रही है, और अभिलंब की दिशा में जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वो पुनः लौट जाती है, तो ये इसी दिशा में वापस रिटर्न आ जाएगी। मतलब अगर वक्रता केंद्र से होकर आपतित हुई है तो वो इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसके केस में क्या होगा कि इसमें वक्रता केंद्र से तो आ नहीं सकती उत्तल में, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी, जैसे ये वक्रता केंद्र है, इसकी दिशा में अगर कोई प्रकाश किरण आएगी इस प्रकार से, तो ये परावर्तन के बाद क्या होगा, इसका इसी दिशा से वापस लौट जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास में लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, पर आपतित होती है तो क्या होगा, तो आप यहाँ देखें, अगर ध्रुव पर आपतित होती है तो यहाँ पर
ये आपके सामने अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, यहाँ फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र। ये जो प्रकाश किरण है यहाँ आ रही है और यहाँ आकर के ये कुछ कोण बना रही है। तो जितना कोण ये यहाँ पे बना रही है, जैसे सपोज ये 30 डिग्री का अगर कोण बना रही है तो यहाँ पर भी ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये परावर्तन का नियम होता है कि जितना आपतन कोण होता है उसके बराबर परावर्तन कोण होता है। तो दोनों कोण बराबर होते हैं और ये इस तरीके से वापस लौट जाती है। इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में ध्रुव पर जब आती है तो यहाँ पर ये ध्रुव है, यहाँ पर जब आएगी इस प्रकार से, तो जितने कोण पर यह आपतित होती है, जितने कोण पर ये आपतित हुई है उतने ही कोण पर ये रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा। तो इसमें भी वही नियम है कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वह आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और जितने कोण से वो आपतित होती है उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पर सीखे हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो गोलीय दर्पण में इन 4 नियमों का यूज़ करके, इनका चारों का उपयोग करके हम बहुत सारे जो अलग अलग केस हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें जो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, किसी में आभासी होता है। और आपको ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि जो गोलीय दर्पण या किसी भी दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, अगर वह प्रतिबिंब, थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब जब बनेगा तो वह कैसा हो सकता है। तो लास्ट कक्षा में भी हमने ये इसको डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वह हमेशा उल्टा दिखाई देता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि प्रतिबिंब आभासी है, इसको नोट करेंगे आप, अगर प्रतिबिंब आभासी है, आभासी का मतलब है कि वह दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली वहाँ पर नहीं बन रहा है वो, तो उसको हम बोलते हैं आभासी। अगर वह आभासी होता है तो वह हमेशा सीधा होता है, सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो यह हमें पता है, ये प्रतिबिंब के बारे में है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आभासी प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ प्रकाश किरणें वास्तविकता में नहीं मिल रही होती हैं, केवल मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बन नहीं रही है वहाँ पर, तो वहाँ उन प्रकाश किरणों को आप पर्दे पर ला कैसे पाएंगे, इसलिए यह पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। अब हमें ये देखना है कि जो अवतल दर्पण होता है ना, इस अवतल दर्पण में यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर हमारे पास फोकस है, यहाँ पर हमारे पास केंद्र है। अब इसमें हम किसी भी वस्तु को जब रखेंगे तो इस गोलीय दर्पण, इस अवतल दर्पण के सामने रखेंगे। तो सामने मतलब कहाँ रखेंगे, हमेशा इधर बाईं ओर। ये हमारी थियोरेटिकल पोर्शन के लिए हमें याद रखना है कि हम हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखेंगे। और जब वस्तु को बाईं ओर रखेंगे तो यहाँ पर वस्तु, सपोज ये वस्तु है मेरे पास कोई, इस वस्तु को मैं यहाँ रख सकता हूँ ध्रुव और फोकस के बीच, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि हम वस्तु को फोकस पर ही रख दें, दूसरी स्थिति फोकस पर। तीसरी स्थिति होती है कि हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखें। चौथी स्थिति ये हो सकती है कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, ये फोर्थ कंडीशन है। और इसके बाद की एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र के बाद रखें, तो ये फिफ्थ कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन हो सकती है कि हम वस्तु को बहुत दूर रख दें इस दर्पण से,
तो उसे हम कहेंगे कि वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर स्थित है। ठीक है, तो ये इन 6 अलग अलग स्थितियों में हम गोलीय दर्पण के सामने वस्तु को रख सकते हैं। अब इन अलग अलग स्थितियों में जब हम वस्तु को बनाते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं, तो वह प्रतिबिंब किसी स्थिति में वास्तविक होगा, किसी स्थिति में आभासी होगा, किसी स्थिति में छोटा बन रहा होगा और किसी स्थिति में बड़ा बन रहा होगा। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? तो आप वस्तु को जब भी रखेंगे तो आप रखेंगे हमेशा कहाँ? बाईं ओर। बाईं ओर क्यों? क्योंकि जो भी थ्योरी है उसमें अगर आप देखोगे तो आप बाईं ओर इसलिए रख सकते हो क्योंकि हमेशा दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है, तभी उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देगा। आप ले जा करके वस्तु को अगर यहाँ रख देते हैं तो ये क्या है? पोल और फोकस के बीच में अगर आपने रख दिया तो फोकस कहाँ है? ये तो दर्पण के अंदर है, तो वह तो वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं कि आप ले जा करके वस्तु को रख दें। तो आप इस स्थिति में, उत्तल दर्पण की स्थिति में, वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पे रख सकते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच कहीं रख सकते हैं, कहीं भी, यहाँ 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 कहीं पर भी। या फिर आप दूसरी स्थिति है कि आप अनंत पे रख सकते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हमेशा वस्तु जो होती है वह हमेशा आभासी ही बनेगी। यहाँ पर जो वस्तु है वह, उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है इसमें। और इसमें जो है, इसमें पहली स्थिति में आभासी होता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। तो आभासी इसके हर केस में आभासी बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। लेकिन इसके केवल एक स्थिति में, कौन सी स्थिति? अवतल दर्पण की प्रथम स्थिति जो फर्स्ट पोजीशन है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है, उस समय इस प्रथम स्थिति में, फर्स्ट या पहली स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिबिंब आभासी है तो आपको पता कैसे चलेगा कि वह उत्तल है कि अवतल है? सुनो, यहाँ पर आप देखें कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आप जल्दी से, भले ही आपको बताया जाए या ना बताया जाए, आप समझ जाएंगे कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो दर्पण आपका कैसा होगा? अवतल होगा। अवतल, क्योंकि अवतल में ही दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी और आभासी भी। आभासी कब बनता है? एकमात्र स्थिति है, पहली स्थिति में आभासी बनता है जब वस्तु पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच होती है। बाकी सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है, ठीक है। इसके केस में हमेशा आभासी बनता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है तो डेफिनेटली वह अवतल दर्पण होगा। लेकिन अगर कहा जाए आभासी है तो आभासी इसकी एक स्थिति में बनता है और इसकी हर स्थिति में आभासी बनता है। तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप डिसाइड करेंगे वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके आकार को देख के, क्योंकि इसमें आभासी के साथ साथ वस्तु का आकार छोटा होता है, प्रतिबिंब का आकार, और इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है आभासी एक स्थिति है और उस स्थिति में भी जो आकार होता है वह प्रतिबिंब का वस्तु से बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है तो डेफिनेटली वह अवतल होगा, और अगर आभासी है और आभासी के साथ साथ छोटा है तो उत्तल होगा, और आभासी के साथ अगर बड़ा है तो वह अवतल होगा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है ना। विभिन्न स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, प्रतिबिंब बनाने के नियम हमने यहाँ पर देखे।